अब्दुल हबीब है, माशाअल्लाह। कॉल्स भी ले लेते हैं इस दौरान। निगरान शुरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहिब दामद बरकातुहुम लालिया और डॉक्टर साहिबान भी तशरीफ़ ले आए हैं। सेहतमंद ज़िंदगी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। कराची में इख्तिताम शहर में तकरीबन 35 मिनट के आसपास बाकी हैं। अपने अपने वक्त के मुताबिक सहरी भी करते रहिए और एक दो कॉल्स भी दे दीजिए। अली रज़ा इटली सर्च कर रहा हूँ। मेरा नूर सहर में ये सवाल है कि जब हम तौबा करते हैं तो एक दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है कि क्या अल्लाह पाक ने ये तौबा कबूल की होगी या नहीं, क्योंकि जब हम अपने गुनाहों को देखते हैं तो एक दिल में एक अजीब सी कैफियत होती है कि ऐसा लगता है कि ये गुनाह नाकाबिल मुआफ़ी हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें ये पता चल सके कि ये हमारे गुनाह अल्लाह पाक ने माफ़ कर दिए होंगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। तौबा की तौफीक मिलना भी रब की तरफ से है और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह की रहमत से कि तौबा कबूल होगी। बेचैनी होना, बेकरारी होना, ये भी बड़ी सआदत की बात है। कहते हैं ना, अन नदम तौबा, शर्मिंदगी ही तौबा है, शर्मिंदगी भी तौबा है। तो हमें अल्लाह करे कि शर्मिंदगी रहे। हाँ, ये खौफ भी रहना चाहिए कि जो हमारे गुनाह हैं अल्लाह करे कि वो माफ़ हो जाएं। वो कहते हैं ना, अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, ईमान तो नाम ही खौफ और उम्मीद के दरमियान शय का नाम है। अल्लाह पाक करे कि हमें शर्मिंदगी भी रहे, गुनाहों की वजह से बेचैनी भी रहे। आज तो हाल ये है कि गुनाह करके लोग दीदा दिलेरी के साथ जी रहे होते हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। जी, एक और कॉल दीजिए। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में सवाल है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक सीरत के अकॉर्डिंग आज की इस्लामी बहनों को अपने घरों में क्या किरदार अदा करना चाहिए, एक ज़ौजा के तौर पर, एक बेटी के तौर पर और एक बहन के तौर पर? बराए करम ज़रूर इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपकी कॉल कुछ देर बाद तशरीफ़ लाई है। थोड़ी देर पहले ही मैंने इस पर काफ़ी तफसीली अर्ज़ किया कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसी शानदार शख्सियत हैं कि आपकी सीरत में एक बहन के लिए, एक ज़ौजा के लिए, एक वालदा के लिए, बल्कि एक लीडर के लिए, एक रहनुमा के लिए क्या खुसूसियात होती हैं वो आपकी ज़ात में मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपने उसको सुन लिया होगा। अल्लाह पाक हमारे घर की तमाम ख़वातीन को खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत का सदका नसीब फरमाए। उनकी सीरत को पढ़ने की भी कोशिश करें। बहुत ही खूबसूरत किताब मकतबतुल मदीना की सीरत खातून जन्नत, बड़ी प्यारी किताब है। इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, मेरा ख्याल है अब निगरान शूरा की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। कॉल आने देखो जी, अगर कॉल्स हैं तो दे दीजिए। हुजूर, प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह पाक बरकत दे आप सबको। अब्दुल हबीब से रिक्वेस्ट है कि मुझे एक कलाम सुना दें जो आपने सिंधी में पढ़ा था, नबी साईं नूरा। अच्छा, चल अभी तो निगरान शुरा के सेगमेंट का वक्त हो गया। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कल भी शामिल रहिएगा और याद दिला दीजिएगा तो इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज अब्दुल हबीब भाई हमारा जो मौजू है वो दिल के करीब नहीं है, वो दिल ही है। अरे वाह। हाँ, यानी कल्बी अमराज, और इस कल्बी अमराज में जो सबसे ज़्यादा जिसको हाईलाइट किया जाता है और ख़तरनाक तरीन मर्ज़ उसका बताया जाता है वो हार्ट अटैक है। तो आज इसके हवाले से इंशाल्लाह कुछ लेंगे, क्योंकि ये आपका अल्लाह पाक आपकी हम सब की हिफाजत करे। जो मेरी मालूमात है वो ये है कि जब ये अटैक होता है तो मरीज़ की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह हालत होती है, क़ल्बी कैफियत उसकी होती है, दर्द बड़ा शदीद दर्द होता है और ये बड़ी एमरजेंसी सूरत हाल होती है और फ़ौरन मरीज़ को हॉस्पिटल लेकर जाना होता है और फिर इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही होती हैं और इसके इलाज में काफ़ी डिटेल भी सामने आती है। और सच्ची बात ये कि ये इलाज भी सस्ता नहीं है, ये इलाज भी बहुत महंगा इलाज है। तो क्या ही बेहतर हो कि आज हम अपने इस प्रोग्राम के तहत कुछ इस तरह सीखे समझें कि अल्लाह पाक आपको आपकी मेरी हिफाजत करे, हम इस तरफ जाने से ही बच जाएँ। आमीन। क्योंकि देखिए बीमारियाँ हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं कि जिनसे बचने की सूरतें मौजूद हैं, और अगर हम शुरू से एहतियात करेंगे तो हो सकता है कि हम ये बीमारियों की तरफ ना जाएं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट व्यूज़ भी हमारे पास हैं, कुछ एनिमेशंस भी हमारे साथ हैं और फिर इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी हम लेंगे जो आप जनरली कॉल करते हैं इलाज के ताल्लुक़ से, बीमारी के ताल्लुक़ से। तो चलते हैं इंशाल्लाह ताला, अपने इस प्रोग्राम को मैं आगे लेकर बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक जो हमने आज सेलेक्ट किया है कि जो सालाना जो है 18 मिलियन जो है ना प्री मेच्योर डेथ, यानी मतलब एज से पहले जो यंग एज के अंदर जो डेथ हो रही है, जिनकी अमवात हो रही है, 18 मिलियन है सालाना। 1 करोड़ 80 लाख पूरी दुनिया में। हाँ, 1 करोड़ 80 लाख। हाँ,
सालाना। जी है सर, और ये इंक्रीज़ हो रही है, रेगुलरली इंक्रीज़ होती चली आ रही है, और यंग एज के अंदर है। यानी जो असबाब हैं जी, दुनिया से जाने के, उनमें ये एक मेजर, इसका रेशियो आ रहा है 32%। दुनिया में 32% लोग कल्बी अमराज की वजह से दुनिया से जा रहे हैं। इस वजह से जा रहा है। और इसकी जो, जिसे हम शुरू में डिस्कस किया था, डायबिटिक है, लाइफस्टाइल है, और फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह लेवल डिस्टर्ब हुआ है, ब्लड प्रेशर के अमराज है, मोटापा है, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें लीड करती हैं इन चीज़ों को हार्ट अटैक की तरफ। अभी जैसे डॉक्टर साहब का भी ओपिनियन है, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनका वो सुन लेते हैं। पहले वो सुन लें, चलें चलाइए। मैं माहिर अमराज से कल्ब हूँ और मदनी हेल्थ केयर में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट ओपीडी करता हूँ। आज हम जिस सिलसिले में बात करेंगे वो है बहुत कॉमन हमारे यहाँ माशरे में बीमारी है हार्ट अटैक, और इसकी मुख्तलिफ वजूहत और इसके रेशो, उसकी प्रिवेलेंस के हवाले से कि कितना ये कॉमन होते जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक बेसिकली दिल के शरियानों में खून का बहाव बंद होने की वजह से या कम होने की वजह से दिल का दर्द होता है, उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, और इसे दिल का दौरा कहा जाता है। ये अचानक ही आता है क्योंकि इसमें अचानक से पेशेंट को सीने में दर्द की शिकायत होती है, उसमें सीने के दर्द के साथ बाजू में भी इसके दर्द आ सकता है, कम पीछे कमर में भी इसके दर्द हो सकता है, साथ पसीना आता है, ये सारी इसकी अलामत होती है और ये बिल्कुल अचानक ही होता है। कभी कभी पेशेंट को 2 से 3 दिन से भी दर्द हो रहा होता है, कभी दर्द आ रहा होता है और जा रहा होता है, लेकिन फिर अचानक इस तरह तेज दर्द के साथ पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं। बुनियादी वजूहत में इसके आजकल जो हम मोस्ट कॉमनली देख रहे हैं और हमारे माशरे में कॉमन भी है, उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, स्ट्रेस और ये सारी वजूहत बेसिकली शामिल हैं। और लोग तंबाकू नोशी करते हैं, इसका भी बिल्कुल दिल के ऊपर असर है क्योंकि तंबाकू से आपकी जो दिल की नालियाँ उसमें तंगी आती हैं और उसमें क्लॉट बनते हैं, उसी वजह से अटैक होता है। नौजवानों में दिल के दौरे का रुझान इसलिए बढ़ गया कि पहले ये जाहिर सी बात है ओल्ड एज में होती थी 40, 50, 60 ईयर्स के बाद, लेकिन आजकल ये ज़्यादा इसलिए कॉमन हो गया। उसकी 2-3 बेसिकली वजूहत हैं। एक तो हमारे माशरे में डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, यानी डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है अब, यानी यंग एज में भी डायबिटीज़ होने लगी है, शुगर होने लगी, उसकी वजह से भी ये जवानों में कॉमन हो गया है। और उसकी दूसरी वजह ये है कि ब्लड प्रेशर भी अब यंग एज में कॉमन हो गया है। स्ट्रेस, फुल इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेस है और फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें इसलिए यंग में कॉमन हो गया। और इसकी एक और वजूहत ये है, आजकल यंग पॉपुलेशन में फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी जो था वो पहले जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी करते थे, लोग पैदल चलते थे, एक्सरसाइज वर्जिश करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि आप देर से खाना खाएंगे तो उसके बाद फिर फौरन नींद की तरफ या सोने की तरफ, आराम करने की तरफ जाएंगे तो उससे आपका जो होता है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होगा, खाना सही से हजम नहीं होगा और ये सारी चीज़ें हैं। जंक फूड है बिल्कुल, उसमें जो था वो बिल्कुल अच्छा ऑयल यूज़ नहीं होता बाहर के खानों में, और उसमें ऑयल की क्वांटिटी में जो मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उससे भी ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कॉमन। अपनी सेहत का ख्याल और अपनी एहतियात हमने खुद रखनी है। अब्दुल हबीब भाई, मैं इससे पहले कि डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँ, एक टॉपिक इन्होंने दौरान अपनी जो राय दी है, स्ट्रेस को इन्होंने काफ़ी बयान, स्ट्रेस को बयान किया। अगर ये इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बयान की। अच्छा, यंगस्टर और स्ट्रेस, आदमी मतलब अभी तो बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये मसला तो वो मसला। अब यंगस्टर को स्ट्रेस से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे ये स्ट्रेस लेता क्यों है यंग? अच्छा, ऐसा नहीं है, यंगस्टर भी स्ट्रेस लेते हैं और हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से आता है, तो बड़ी एज में भी जाके स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस जो है ना, ओवर थिंकिंग बहुत होती है लोगों को, ये भी हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, तो कल ये हो जाएगा, तो परसों ये हो जाएगा। अब देखिए ना, फिर तवक्कुल किस लिए? स्ट्रेस का खूबसूरत मेंटेनेंस जो है ना वो तवक्कुल के जरिए हो सकता है। अगर तवक्कुल को पढ़ा जाए और अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाए कि जो होना है रब की तरफ से होना है, जो मेरे नसीब में वो होकर रहेगा, मैं अल्लाह से आफियत का सवाल करूँ और अल्लाह पर छोड़ दें, वउफ़व्विदु अमरी इलल्लाह। ये तो क्या नौजवानों ने हमारे का बहुत ही ज़्यादा खुद अपने से ही एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि यार हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। स्ट्रेस की ना बहुत सारी चीज़ें हैं सब। एक तो दूसरों को देखकर बंदा स्ट्रेस में आ रहा है, उसके पास फलां गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मेरी उम्र में वो वहाँ तक पहुँच गया, इतनी दुनिया घूम ली, इतना जेलसी लेवल बढ़ गया है, फिर वो हसद बढ़ गया है। हसद भी स्ट्रेस लाता है। अगर आप अपने दिल को हसद से पाक कर लें, अपने आप को तवक्कुल की तरफ ले आएँ, अपने आप को बदगुमानी स्ट्रेस लाएगा। आप जब किसी के बारे में बुरा ही सोचते रहेंगे तो अब आपके दिल में आप अपने ऊपर खुद ही आपने बोझ उठा लिया ना, बदगुमानी का बोझ उठा लिया या हसद का बोझ उठा लिया। तो ये उस बोझ को उतार दें और मौज करें।
आप बड़ा प्यारा बयान में फरमाते हैं ना कि बंदा अगर सुकून की नींद सोना चाहता है ना तो फिर इन चीज़ों से जान इन चीज़ों से निकल जाए। ये बेसुकूनी की जो वजूहात अगर शरई तौर पे देखें तो यही है कि वो हसद है, पता नहीं वो आगे बढ़ गया तो उसको इतने पैसे मिल गए तो वो तरक्की हो गई। अपने ऑफिस में लोग स्ट्रेस में हैं क्योंकि उसको फला को ग्रेड आगे बढ़ गया। अच्छा, फिर कुछ लोग स्ट्रेस पैदा भी कर रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस में रखते हैं, कुछ वालिद जो है वो अपने बच्चों को स्ट्रेस में रखते हैं, इतना बर्डन डाल खींच के रखते हैं, इतनी तवक्कुआत कर ली कि इतने नंबर लाने ही लाने। आपको पता है दुनिया के कई मुल्कों में एग्जामिनेशन के बाद छोटे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो रिजल्ट वो नहीं आया। क्या सारे रिजल्ट पास करने वाले ही तरक्की करते हैं? अब तो दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है कि बहुत सारे क्लास फेल जो है दुनिया में तरक्कियां करके बैठे हुए। तो स्किल्स की दुनिया है, अब तो सर्टिफिकेट की दुनिया ही नहीं है। तो वालिदैन को भी अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला पर बात कर रहे थे कि बीवी को अपने शोहर को स्ट्रेस फ्री करना चाहिए, उस पर इतनी डिमांडों का बोझ ना लाद दे। कई लोग खुदकुशी की तरफ क्यों जाते हैं कि घर की डिमांडें ही खत्म नहीं हो रही, घर के ताने ही खत्म नहीं हो रहे। तो अल्लाह करे कि हम ये समझ जाएं कि हम खुद भी स्ट्रेस फ्री रहें, दूसरों को भी स्ट्रेस ना दे, तो इंशाल्लाह लाइफ। अब वो हार्ट फेल हो गया, खुदा ना कहता दिल पकड़ के बैठ गया, तो फिर जो सारी जिंदगी का स्ट्रेस होगा ना, हाँ, तो वो उसके बयान ही कुछ और है। जी डॉक्टर साहब, मैं क्या चले स्ट्रेस पर कुछ एक्सपर्ट व्यू ले लूँ अब्दुल हबीब भाई का भी। बाकी में अच्छा, ये हार्ट अटैक क्या होता है यार? ऐसे जैसे हार्ट अटैक असल में होता है ये जैसे अल्लाह ताला जो दिल की शरियान होती हैं, वेन होती हैं, जैसे उनमें खून की रवानी, दिल है, दिल को काम करने के लिए भी खून चाहिए होता है। दिल तो वैसे भी खून पंप करता है, लेकिन खुद को खुद काम करने के लिए भी खून चाहिए होता है। अच्छा, इसको वैसे ही ब्लड फेंकना है? हाँ, मगर इसको ब्लड फेंकने के लिए जो इसको ताकत चाहिए वो भी ब्लड चाहिए, ब्लड से मिलती है। इतना ब्लड उसके अंदर होना चाहिए। पानी ना आए और मोटर चलती रहे, पानी खींचने वाली मोटर, तो मोटर जल जाती है ना, मोटर उड़ जाएगी, तो ये मोटर उड़ जाती है। हाँ सही है, आप लोग सही सही मिसाल दी। तो ये हमारे घर की मिसाल है। अब खून आ नहीं रहा, वो पंप किए जा रहा है और खून उसको पहुंच नहीं रहा, तो एंड ऑफ द डे फिर वो उसकी चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। चलिए दुआ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी ऐसा आपने जो बात की ना, मैंने बहुत क्लोजली अपने वालिद साहब का हार्ट अटैक एक्सपीरियंस किया था और मैंने उनसे बात की थी ना, जो आपने कहा ना कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बहुत करीब से मौत को देखा। जो तकलीफ होती है ना अब्दुल हबीब, वो मुझे बता रहे थे क्योंकि मैं उनको खुद लेके हॉस्पिटल दौड़ा था जब उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो कह रहे मैंने कहा होता क्या ये तो बताएं, क्योंकि जब वो नॉर्मलाइज हो गया, एंजियोप्लास्टी उनकी हुई थी फर्स्ट, तो उसके बाद फिर वो कहते मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि जो बंदे को तकलीफ होती है ना। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें ना डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को सीवियर तकलीफ होती है और कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता, पता है, और हार्ट अटैक हो जाता है। साइलेंट जो होता है ना, वो मेरा ख्याल है शुगर के पेशेंट्स के लिए भी कहा जाता है, उनके जिनके अनकंट्रोल्ड हो। हाँ, ये कुछ हमारी जो वीडियो चल रही है, जरा इसको तबसरा करे ना, चलाइएगा जरा, क्या कह रही है ये वीडियो एनिमेशन। हाँ, इसमें वो पूरा मैकेनिज्म आएगा। जरा बताइए। अल्लाह की शान है, ये दिल भी जो है ना, ये जो धड़क रहा है, पंपिंग कर रहा है, और ये जो खून की नालियाँ है ना, ये जैसे ये अब जैसे चर्बी है, ये लाल लाल जो जा रहा है ये खून से आ रहा है, अब ये जमा हो रही है, चर्बी जमा हो रही है, उसका रास्ता रोक रही है। ये चर्बी जो खून के अंदर जमा होती है, हम खाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल हो गया या कुछ भी, हाँ ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो खून की नालियाँ भी पतली होती चली गई ना। तब जब पतली हो जाती हैं तो फिर जो फैक्टर्स हैं, जब इसमें बता रहे थे स्मोकिंग वगैरह, तो चर्बी जो नालियों के अंदर जम जाती है और आखिरकार फिर जब इसी तरीके से एज बढ़ती चली जाती है और इसी के अंदर आ जाता है स्ट्रेस का फैक्टर। ये क्लॉट बन गया, क्लॉट रास्ता बन रहा है, रास्ता बंद हो रहा है, देखें बंद हो रहा है, खून की नाली बंद हो जाएगा रास्ता। ये वो रास्ता है जो दिल को खून सप्लाई कर रहा है। 4 वेसल होती हैं, यानी 4 खून की नालियाँ होती। कोई भी अब जैसे काला एरिया जो इसके अंदर ये बन गया ना, तो इससे ऊपर जो ये काला हो रहा था, ये काला हो रहा, इसको ब्लड नहीं आ रहा, इससे नीचे वाले हिस्से को ब्लड नहीं आ रहा, तो अब ये एरिया डैमेज हो गया। जब ये डैमेज हुआ तो हार्ट में वो चेस्ट के अंदर पेन आना शुरू हो गई और दिल ने काम करना बंद कर दिया, अब दिल आगे पंप नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि कुछ हार्ट अटैक के बाद ये भी चेक करते हैं कि इस अटैक ने दिल को कितना नुकसान पहुंचाया है। कुछ अटैक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ कम पहुंचाते हैं, ये भी फ़र्क होता है। जी ऐसा इसमें होता है, जैसे एंड स्टेमिना हुआ था, और दूसरा एक होता है जैसे कम्प्लीटली जैसे खून की नाली ब्लॉक्ड हो गई एक, या तो थोड़ी बहुत ब्लॉक्ड हुई है। फिर दूसरे 4 नालियाँ होती है, 4 में से कोई 1 ब्लॉक हुई है या 2 ब्लॉक हुई हुई है, किसी की 3 ब्लॉक हुई हुई है। तो अगर 3 ब्लॉक हुई हुई होती तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से रिकवर हो जाता है, वरना 3 के ऊपर मुमकिन तौर पर बाय कॉल लेते। फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी खालिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ क्लिफ्टन से। सवाल में ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिल की बीमारी। चले खालिद भाई कहाँ चले गए? अच्छा, ये थोड़ा कॉल डिस्कनेक्ट हुई है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे स्ट्रेस पर मैंने अभी बात की, हमने एक प्रोसीजर तो बता दिया कि हार्ट अटैक होने का एक है कि ये हार्ट अटैक यूँ हो जाता है, तो अब कोलेस्ट्रॉल तो अब, लेकिन इसमें एक सिगरेट का बताया। क्या स्मोकिंग जो टोबैको है, क्या इसका जो धुआं है, क्या ये भी वेन के अंदर ब्लॉकेज पैदा करवा रहा होता है? स्मोकिंग की वजह से जो होती है, यानी सिगरेट से कैसे हार्ट अटैक हो सकता है? सिगरेट की वजह से ऐसा होता ही है कि जो खून की शरियानें होती हैं ना, ये वो हो जाती हैं, सख्त हो जाना शुरू हो जाती हैं। उमूमी तौर पे खून की नालियाँ फ्लेक्सिबल होती हैं, ब्लड अगर क्लॉट हो जाए तो ये सख्त होना शुरू हो जाती हैं। तो जब स्मोकिंग फैक्टर है इसके अंदर एक बहुत बड़ा। इसमें जो स्मोकिंग का मसला जो होता है, स्मोकिंग बेसिकली धुएं की वजह से नहीं, वो जो उसका टोबैको यूज़ कर रहे होते हैं, निकोटीन जो होती है उसकी वजह से उसकी तेज जमती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। इसी तरह किसी भी शक्ल में तंबाकू इस्तेमाल करें आप, चाहे वो जो आजकल इस्तेमाल किया जाता है पान में इस्तेमाल करें, गुटखा वगैरह इस्तेमाल कर लें, वो एग्जैक्टली सेम वही पैटर्न होता है जो आप स्मोकिंग का होता है। लोग ये समझते हैं कि नहीं यार गुटखा खाने से तो कुछ नहीं होगा, फलाने से कुछ नहीं होगा, सिगरेट पीने से होता है। हाईलाइट सिगरेट को ही किया जाता है लोगों को, लेकिन बेसिकली उसका जो प्राइम फैक्टर होता है वो होता है उसका, वो जो उसके अंदर टोबैको होता है, तंबाकू होता है, वो बेसिकली जो नुकसानदेह कर रहा होता है आपकी शरियानों के ऊपर जाके, जैसे एनिमेशन में दिखाया है कि वो उसको श्रिंक कर देता है। आजकल एक सिगरेट की भी शेप चेंज हो चुकी है, वो है वेप के नाम से, आपको वेप के नाम से वो पता वो और ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि उसमें प्योर केमिकल बेस होता है, स्मोक होता है, उनको ऐसा लगता है। तो इसका मतलब ये जो वेप है ओरल कैंसर कर रहा है। ये वेप क्या नाम है इसका? वेप ही के नाम से आता है, एक किस्म है ये, मतलब ये स्मोक। हाँ, ये अब इसी तरह की एक आ गई है, वो कहते तो हैं कि इसमें पता नहीं निकोटीन कम होती है, ज़्यादा पता नहीं, इसमें फ्लेवर होते हैं। अब मतलब ये भी इसी तरह की एक है ना, जैसे सिगरेट और टोबैको। यानी मैं चाह रहा था कि चूंकि ये रोज़ा बंद करने का जो टाइम, जहाँ रोज़ा बंद करने का टाइम है, ये है ना इस वक्त आपने राइट टाइम पे अटैक टोटल मूड बनाकर बैठे हुए होंगे, ऐसा रुकना नहीं है किसी ने। क्या पता कॉल आ जाएगा मैंने आज छोड़ नहीं पी, क्या पता यार, क्या बात है, क्या पता। यानी मैं इनको बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को मुँह देख लेना, आपके बच्चे आपके सामने बैठे होंगे, आपके बच्चों की अम्मी या बूढ़े माँ बाप का चेहरा देख लें। ये भी अभी आप कहीं कमरे से बाहर जाओगे या बाथरूम में चले जाओगे या नीचे उतर जाओगे या कहीं आगे पीछे हो जाओगे और ये फूंक फुका कर आ जाओगे, या बड़े हो तो भी सबके सामने मतलब कि दिलेर से आप पी रहे होगे, और यही धुआं, यही निकोटीन सांस के ज़रिए आपके बच्चों की नालियों में भी जा रहा होगा। अल्लाह पाक खैर फरमाए क्या हाल होगा। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप सबसे जो इस पर देख और सुन रहे हैं, काइंडली रोज़ा जो इतनी बुराइयों से हमें बचाने वाली एक नेमत है, तो क्या इस रोज़े को आप गनीमत जानते हुए, रोज़े से फ़ायदा उठाते हुए सिगरेट नहीं छोड़ सकते? सिगरेट यानी आपने 14 घंटे सिगरेट नहीं पी है, रोज़ा आप बंद करेंगे ना अभी, तो अब 14 घंटे आप सिगरेट नहीं पी रहे, 14-15 घंटे, और आप 14-15 घंटे रोज़े में हैं, और अल्लाह ने आपको 14-15 घंटे सिगरेट पर सब्र अता किया ना, तो आप ये 14-15 घंटे से फ़ायदा उठाकर अब परमानेंट सिगरेट क्यों नहीं छोड़ देते? अब मेरी ये सोच है यार कल से बस ठीक है, ये कल वल आती नहीं है, टुमारो नेवर कम, डू योर वर्क टुडे। तो अगर करें हिम्मत मर्दात मदद खुदा, और ये छोड़ दें, ये बुरी आदत है और अखलाकियात में भी नहीं आती, और पैसे ही बर्बाद करती है, सेहत बर्बाद करती है, हार्ट अटैक करवा देती है। और ये जो आजकल जो ये चली है क्या, ये वेप वगैरह जो बोलते हैं, तो इसको भी छोड़ दे तो कह रहे कि इससे ज़्यादा खतरनाक है। पान गुटके पता नहीं क्या आप लेकर बैठे हुए हैं, गुटका कैंसर कर रहे हैं। गुटका कैंसर करता है यार, उसका भी इंशाल्लाह सिलसिला करेंगे, इस वक्त करेंगे। अब तो ये बिल्कुल आप कॉल दीजिए। मेरे छोटे भाई के दोस्त के साथ एक वाकया हुआ कि वो मेडिकल पे दवाई लेने के लिए गया, तो उसको सीने की तरफ कहीं पेन हो रही थी, तो उसने कहा कि ये कुछ नहीं है, बस गैस की है, गैस का दर्द है। तो वो जो है 2 दिन तक उसको ये दवाई खाता रहा, वो समझा कि गैस का दर्द है, और तीसरे दिन गालिबन उसको अटैक हो गया। अच्छा, वो बड़ा यंग एज लड़का है, और इस तरह के केसेस हो जाते हैं, तो इस पे क्या एहतियात करनी चाहिए, आप इसमें कुछ रहनुमाई फरमा दें। जी डॉक्टर साहब, क्या आज वैसे अब्दुल हबीब है, मुझे कह ही नहीं सकते कि मुझे सैरी करनी है। मैं फंस गया हूँ आज आपके साथ, आज कमाल हो गया ना। नहीं, लेकिन मैं उठने की कोशिश कर, अब मैंने देखा थोड़ा था आपने समेटा लेकिन आज अब्दुल हबीब है, मेरे को ये नहीं कह सकते कि इमरान मेरे को सैरी करनी है, फुल स्टॉप तो लगाना होता मैं मतलब कि बिल्कुल पता है मेरे को ये सैरी कर चुके हैं, यहाँ सैरी करके बैठे हुए हैं, उनकी सैरी मुझे पता है सैरी क्या हुई है। ये तो ना मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं खाली कह के निकल रहा हूँ। तो आज आप सैरी के लिए
अच्छा, आज मैं जहाँ सहरी कर रहा था आपके साथ, तो एक बंदा मेरे कान में आके कहता है परसों आपको सहरी का मौका कम मिला था ना, चलो ये भी तो आज कसर पूरी कर लो। आज कसर पूरी, मैंने कहा आज मैं पूरी करके जाऊंगा। चलिए डॉक्टर साहब आप जारी रखिए। आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। यंग एज में कामन में। अच्छा, इसमें जो इन्होंने जो बात की है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने जो भी इनको पेन हुआ, तकलीफ़ हुई, उन्होंने जाके मेडिकल स्टोर से दवा ली है विदाउट एनी कंसर्न विद द डॉक्टर। डॉक्टर से पूछे बगैर जो पहली गलती की है, उन्होंने मेडिकल स्टोर से दवा ली है। चले, अव्वल तो ये काम ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप ये कर लिया है तो आप उस चीज़ से आपको सबसाइड नहीं हो रहा, तकलीफ़ में कमी नहीं आ रही, तो फौरी तौर पे आप डॉक्टर से रुजू करके उस मसले का हल निकाला जा सकता है। क्योंकि हर सीने का दर्द ज़रूरी नहीं गैस का दर्द हो, एज बहुत काउंट करती है इस चीज़ को। उमूमी तौर पे जो मैदे में तकलीफ़ होती है, सेंट्रल में पेट में तकलीफ़ होती है, उसको भी लोग उमूमन समझते हैं कि वो मैदे की तकलीफ़ होगी या गैस का कोई तकलीफ़ होगी। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता उसको शुगर की बीमारी है या खुदा ब्लड प्रेशर की उसको शिकायत है या कोलेस्ट्रॉल उसका हाई होता है या एज फैक्टर उसका इतना ज़्यादा आ रहा होता है, तो फर्स्ट जो रीडिंग होती है डॉक्टर के जहन में यही आता है कि खुदा न खास्ता ये दिल के तकलीफ़ की तरफ तो नहीं जा रहा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ तो नहीं जा रहा। तो बेहतर ये है कि ऐसी कोई भी कैफियत हो, बजाय इसके कि मेडिकल स्टोर पे जाके उसकी ट्रीटमेंट करवाएं, अपने डॉक्टर से रुजू कर लें, जो वैसे वो कहता है उस पर अमल कर लें, तो मेरे ख्याल में इसमें बेहतर रास्ता निकल आएगा। बेहतर ये होता है कि डॉक्टर के पास भी जाएंगे, जहाँ से तो ECG निकालेगा जी, ECG से पता चल जाएगा कि कोई रिस्क फैक्टर है। देखिए ECG तो वो उस सूरत में सेकंड स्टेप में जाएगा, पहले तो वो डायग्नोस ही कर लेगा कि वाकई इसको कार्डियक का इशू आ रहा है या नहीं। कभी घबराती है, डरती भी है ना कि कुछ निकल आए, कुछ ना निकल ना आए। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि उसमें वाकई पब्लिक ऐसे डरती है कुछ निकल ना आए। दिल के अस्पताल जाते हुए कई पेशेंट ये करते हैं कि यार डॉक्टर साहब हम तो इससे ऐसे नहीं गए थे, यार अगर खुद निकल आएगा तो फिर क्या करेंगे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ अगर निकल आएगा तो उसका हल निकाला जा सकता है। अगर अंधेरे में बैठे रहेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ में चले जाएंगे और बीमारी में चले जाएंगे और मसाइल में पैदा हो जाएंगे। तो बेहतर है कि चले जाएँ, भले छोटा हल हो, हल तो निकलेगा ना, उसका नज़र आएगा, पता चलेगा, तो उस बीमारी का हल निकाला जाएगा। आपने इस तरह दो डॉक्टरों को कभी आपस में डिस्कस करते हुए देखा है? नहीं देखा तो देखिए, मदनी चैनल पर दो डॉक्टर आपस में दिल के अमराज पर और हमारे लिए कितनी खूबसूरती के साथ बात कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि ये कैसे होता, क्या होता है। यकीन माने ये हमारे डॉक्टर्स, एक से एक डॉक्टर्स हैं दुनिया भर में जो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। मैं मिला हूँ इस डॉक्टरों से, और अगर वो डॉक्टर ऐसे हैं कि अगर इनको 2 घंटे दो तो ये आपको 2 घंटे देने के लिए तैयार है कि किसी सूरत में आपको हेल्थ मिल जाए और आप हमारी बात समझ जाएँ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इस तरह जितनी भी दुनिया भर में डॉक्टर्स हैं जो वाकई अपने इस जो मेडिकल फील्ड है उसके साथ वफा करते हैं और माशाअल्लाह उम्मत के लिए बड़ी खूबसूरत रहनुमाई देते हैं, आज मैं उन डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, सलामत रखे, और अल्लाह पाक आपके रिस्क में भी, यानी आपके रिस्क के हलाल में अल्लाह ताला और बरकतें भी अता फ़रमाए और आपके हाथ में अल्लाह पाक मज़ीद शिफा अता फ़रमाए। माशाअल्लाह। कॉल्स लेते हैं। खालिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ क्लिफ्टन से। सवाल में ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिल की बीमारी का ताल्लुक सिर्फ चिकनाई से है या फिर किसी और चीज़ों से भी दिल की बीमारी हो सकती है? किससे पूछा है? किस चीज़ से है? चिकनाई से। अच्छा, नहीं, एक फैक्टर ज़रूर चिकनाहट होती है, लेकिन खाली एक ही फैक्टर नहीं है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। से कुछ और भी है। एक तो ये होता है कि जैसे स्ट्रेस, जैसे शुरू में डिस्कस हुआ, आपका जो वे ऑफ लाइफ है वो किस किस्म का है, आपका जो खाने का अंदाज़ है वो किस्म का है, खाना जो है उससे रिलेट करता है। फिर आपकी जो बीमारियां हैं, खुदा ना खास्ता कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, कोई उसकी शुगर की बीमारी तो नहीं है, ये उससे रिलेट करती है। आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, ये उससे रिलेट करती है। आपका डाइट पैटर्न कैसा है, ये उससे रिलेट करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मिला के खाली एक चिकनाहट के ऊपर हम नहीं कर सकते कि हमने चिकनाहट खाना खा लिया तो ज़्यादा उसको दिल की बीमारी के ज़्यादा ख़तरे हो सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है, जैसे स्मोकिंग के ऊपर हमने बात की, तंबाकू के ऊपर बात की, इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या शुगर का मरीज़ है तो वो मुतवातिर अपने वक्फे से अपने जो तमाम मामलात को चेक करवाता रहे कि उसमें भी बहुत ख़तरात होते हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री भी होती है कि फैमिली हिस्ट्री के साथ भी हो रहा है तो वो भी उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। जो लोग ब्लड प्रेशर, शुगर और फैमिली हिस्ट्री के साथ, या वज़न जिनका ज़्यादा होता है, मोटे होते हैं, उनका एक मेन चीज़ ये होता है कि वो अपना थॉरोली चेकअप करवाते रहें। 2 महीने में, 3 महीने में अपना थॉरोली चेकअप करवाते रहें, क्योंकि वो ज़्यादा उस ख़तरे के करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल आदमी के। लेकिन जब नॉर्मल आदमी को भी चाहिए कि वो अपना एक चेकअप थॉरोली करवाता रहे, कुछ टाइम
पीरियड के साथ, लेकिन जिनको ख़तरा होता है उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे इन चीज़ों का चेकअप करवा लें, अपना मायना करवा लें। डॉक्टर कामरान, कई मरतबा हमने चेकअप करवाने के ताल्लुक से बयान किया है, लेकिन मैं ये भी बयान साथ करता हूँ कि कभी थोड़ी देर पहले मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया, और या कि वो जो हैं उनको अप्रिशिएट करना भी चाहिए, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आप डॉक्टर, जो भी आपकी डॉक्टर की फील्ड है, पूरा मेडिकल, उसको आप क्या पूरे मेडिकल से बात करें तो क्या वर्ड आप यूज़ करते हैं? मेडिकल कम्युनिटी है, मेडिकल कम्युनिटी, पूरी मेडिकल कम्युनिटी जो है, कोई सूरत निकाले, कोई ऐसा पता नहीं आपके अंदर कोई ऐसे ही है या नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह, इलाज सस्ता करवा दो यार। अगर सही बता, ये जो आप कह रहे हैं ना, लोग रियलाइज़ करते हैं, लेकिन लेबोरेटरी जाते हुए पाँव कांपते हैं यार। डॉक्टर के पास जाते हुए मतलब कि वाकई मतलब दिल में घबराहट शुरू हो जाती है। दिल में प्रॉब्लम नहीं है, मगर जाते हुए घबराहट शुरू हो जाती है। घबराहट चेकअप से नहीं है डॉक्टर साहब, चेकअप से नहीं है इतना प्रॉब्लम, मतलब फ़ोन पे बात कर लेते हैं, मतलब डर ये लगता है कि अभी मेडिसिन आ जाएगी, उसके बाद अच्छा अब डॉक्टर नॉर्मली डॉक्टर जो है ना, अब ऐसा हो गया है कि सिवाय अभी ऐसी मेडिसिन नहीं दे रहे, कहते हैं ठीक है पहले टेस्ट करवा लें। हालांकि कुछ बरसों पुरानी बात अगर मैं करूं तो लेबोरेटरी की तरफ रुझान नहीं था इतना, मेडिकल डॉक्टर लेबोरेटरी की तरफ नहीं बेचते थे। हम भी बचपन से ही डॉक्टर को दिखाते आ रहे हैं, हमें हमारे अम्मी अबू डॉक्टर के पास ले जाते थे, कहाँ लेबोरेटरियाँ थी यार। अब मुझे देखे बीमारियाँ को इतनी जल्दी चेंज नहीं हुई इतनी बड़ी कि अब जैसे कि ना ही ऐसा हुआ कि मेडिकल पीछे चला गया, यानी ये थोड़ी सी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ना मेडिकल इतना पीछे चला गया है, ना बीमारियाँ को इतनी बड़ी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आ गई हैं। पहले आज से बरसों ये दौर हमने ही देखा है ना, हमने ही देखा है कि डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवाते थे, और मतलब कि वो खुद ही ऐसा चेकअप कर लेते थे, एग्जामिनेशन होता था और आपको डायग्नोस कर देते थे कि ये है। लेकिन इस बार अब जो है ना वो लेबोरेटरी की तरफ भेजने का रुझान बढ़ गया है, अगर मैं माजी से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो, और महंगा हो गया। अच्छा, चूँकि मेडिकल एडवांस है, डॉक्टर खुद बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और मतलब कि इतना मतलब रिसर्च सारी मौजूद है, तो अब जब आप भेजते हैं, अब लेबोरेटरी की तरफ जाते हैं तो अब लेबोरेटरी में एक टेस्ट की 2 टेस्ट और 2 टेस्ट के 3 टेस्ट, और सस्ता टेस्ट की जगह पर महंगे टेस्ट हो रहे होते हैं। हालांकि हमें पता है कि ये टेस्ट जो हो रहा है ये 500 रुपये का टेस्ट है, ये 200 रुपये में 100 रुपये में हो सकता है। जब मदनी हेल्थ केयर सेंटर मौजूद है अल्लाह के करम से, ये असल वो बेस बनी ना मदनी हेल्थ केयर सेंटर, लेकिन मदनी हेल्थ केयर सेंटर एक बन गया, एक जगह दूसरा बन गया, अब 6 थी आप 50 बना लेंगे, सही है, लेकिन मरीज तो 50, ये हेल्थ केयर सेंटर 50 को तो किफ़ायत नहीं करेगा ना। हम तो टोटल एक मेडिकल कम्युनिटी से अगर हम बात करें, और मुझे अगर कोई सहरी कर रहे हैं, कहीं बैठे सुन रहे हैं, और अगर आपका कोई ऐसा एक अच्छा सा बोर्ड बना हुआ है तो काइंडली आप मतलब कि बैठकर बात करें, इसको मेडिसिन को कुछ नीचे लाएं। कई फीसें ज़्यादा हैं, यानी ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर महंगा है, लेकिन कई डॉक्टर्स की फीसें वाकई ज़्यादा हैं। डॉक्टर खुद रियलाइज़ करें कि मतलब कि क्या मतलब ऐसा तो है नहीं कि ब्रांडेड चीज़ लिए तो महंगी है, और ये तो अब इतना ब्रांडिंग तो डॉक्टर मेडिकल को तो इतना ब्रांडिंग करना भी नहीं चाहिए, वरना आम आदमी तो बेचारा कहाँ क्या करेगा। तो अब क्या होगा, अमीरों के हॉस्पिटल अलग बन गए, एवरेज लोगों के हॉस्पिटल अलग बन गए। अब हॉस्पिटल हुआ कि स्कूल हो गया कि जनाब अमीर के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, एवरेज के बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। अब ये इलाज भी तकसीम हो चुका है, अमीरों के लिए इलाज अलग है और एवरेज वालों का इलाज अलग है, गरीबों का इलाज अलग है। जो बिल्कुल गरीबों के भी गरीब हो गए, उनका तो बेचारों का भी जो भी है, उनको बोला मट्टी मट्टी खा भाई और सही हो जा। तो ये भी एक मेरी दरख्वास्त है। आज ये 3 रमज़ान मुबारक 1445 याद रखिए डेट, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसी सूरत बनती हो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर, हम मीडिया पर बैठकर बात ही कर सकते हैं। अच्छा, अब दावत इस्लामी सिर्फ बात करती नहीं है, दावत इस्लामी अब ये बातें हम साल से करते थे, खुद ही डॉक्टर साहब मेरे साथ होते थे, हमने कहा हम मिलकर यार कहीं से क्लिनिक ही खोल लेते हैं, ठीक है कुछ ना, हम अपने हिस्से का चिराग जलाए ना, हम नहीं कहते कि हम सारे अंधेरे दूर कर देंगे, लेकिन हमने अपने हिस्से का चिराग जलाने की कोशिश की है। और आप तकरीबन ये 2-3 प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि जो एक्सपर्ट आ रहे हैं वो मदनी हेल्थ केयर सेंटर से आपको हम डॉक्टर के बता रहे हैं, जो तासुरात बता रहे हैं, तो वहाँ बताते थे भाई ये भी अच्छे और कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। लैब 55 कंसल्टेंट इस वक्त हैं, 55 कंसल्टेंट इस वक्त 55 कंसल्टेंट। तो लेबोरेटरी की क्या प्राइस आप लेते हैं? लेबोरेटरी की तो ऐसा इस वक्त कराची में आप समझ लेंगे मदनी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर सबसे कम है। जैसे ब्लड का नॉर्मल टेस्ट CBC है, जो रूटीन के अंदर होता है 400 रुपये का होता है, सबसे सस्ता जो है।
हम यहाँ पे मदनी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर 290 रुपये का दे रहे हैं, और जो इदारे हैं वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। क्वालिटी में खुद तो कुछ नहीं होगा ना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो हमसे सर्विस ले रहे हैं वो हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं और डिस्काउंटेड रेट के ऊपर भी दे रहे हैं। जो और डॉक्टर की फीस भी कम, मेडिसिन भी सस्ती। 200 रुपये का हमारा वो फीस है, उसके अंदर भी फ्री मेडिसिन भी दी जाती है। और जो कंसल्टेंट हमारे पास बैठते हैं, जो बाहर बैठते हैं 2000-3000 रुपये के, हमारे पास 500 रुपये के अंदर बैठते हैं। भाई ये एक खैर ख्वाही का जज्बा है ना, एक हमदर्दी का जज्बा है। अल्लाह करे कि जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ इस पर कुछ गौर करने वाले गौर करें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखियारी उम्मत के लिए कोई आसानी पैदा हो जाए। कॉल लेते हैं। मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि कभी कभी लगता है कि लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, तो क्या ये हार्ट अटैक की निशानी है? बराए करम इसका जवाब दीजिए, शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, लेफ़्ट शोल्डर में पेन एक निशानी तो बनती है, लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि सिर्फ शोल्डर में पेन हो रहा है या कोई रेडिएशन आ रही है, यानी कि कहीं से घूम के वो दर्द आ रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनकी अपनी जो प्रेजेंटेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। खाली लेफ़्ट शोल्डर के ऊपर हम हाईलाइट नहीं कर सकते इसको कार्डिक प्रॉब्लम आ गई है। तो बेहतर है कि जो डॉक्टर से रुजू कर लें, एक प्रॉपर एग्जामिनेशन कर लें, प्रॉपर हिस्ट्री दे दें क्या है क्या नहीं है। और फिर अगर इनको लेफ़्ट शोल्डर में पेन कंटिन्यूसली हो रहा है और लंबे अरसे से हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि कार्डिक इशू थोड़े चांसेस कम ही हो जाते हैं। वो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, कोई बोनी। हार्ट अटैक का जब भी पेन होता है ना, वो फौरी तौर पे होता है, बहुत हैवी होता है जी, दिल से रेडिएट करता है, वो दांत पे, जबड़े पे, मुख्तलिफ जगहों पे जाता है। और फिर उसकी नेचर जो होती है वो भी डिफरेंट होती है, यानी कि एक होता है ना कि जैसे सुई चुभा रहा है आदमी, इस किस्म का जो चुभन होती है, इस किस्म की फीलिंग्स आती है। हम हर दर्द को दिल का दर्द समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिल का दर्द तो नहीं है, फिर इसको स्ट्रेस भी ले लेते हैं कि यार खुदा ना खास्ता दिल में तकलीफ तो नहीं हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को, हल्का भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसमें ये भी नहीं कि बिल्कुल अपने ऊपर हावी ले लें। पहली फुर्सत में जाके अपना प्रॉपर चेकअप करवा लें डॉक्टर से। हर इलाके में अपने डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, उनसे मशवरा किया जा सकता है। अगर वो गाइडलाइन देते हैं कि नहीं खुदा ना खास्ता कार्डियक का कोई इशू आ रहा है, तो अपने जो भी नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो शोल्डर में, लेफ़्ट शोल्डर में उसको तकलीफ़ हो रही है वो कार्डियक से ही रिलेटेड हो। मतलब मस्कुलर पेन भी होती है, बिल्कुल हो सकता है, गैस्ट्रिक पेन भी होती है, बिल्कुल हो सकता है, तेजाबियत वगैरह की गैस तेजाबियत भी होता है। फिर बाज़ वक़्त ये होता है कि आदमी सोते में एक करवट पे सो जाता है, तो जब सुबह सो के उठ रहा होता है तो उसको पूरा शोल्डर में तकलीफ़ हो रही होती है, और वो शोल्डर की तकलीफ़ काफ़ी अरसे तक रहती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रहती है। अगर वो कंटिन्यूसली लगातार रहती है तो उसका कोई ताल्लुक दिल से बनता नहीं है वैसे। हाँ, अगर ये है कि कुछ पॉइंट के लिए उठ गई है, फिर बंद हो गई है, फिर कुछ पॉइंट के लिए उठ गई है और वो चुभता हुआ दर्द इंसान को महसूस हो रहा है, तो बेहतर है फिर आपके अपने आप को चेकअप करवा लें, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करवा लें, ताकि अगर खुदा न खासा ऐसी कोई अलामत हो तो वो सामने आ जाए। लेकिन एक वाहिद शोल्डर पेन से हम इसको डायग्नोसिस नहीं कर सकते, उसके साथ दूसरी अलामत भी सामने आती है। कॉल दीजिए। मेरा ये सवाल था कि जोड़ों में दर्द क्यों होता है, इसका इलाज बता दें मुझे ज़रा। कल इस पे सिलसिला किया था वजन के ऊपर। खाली वजन ही से तो जोड़ों का दर्द नहीं होता ना, असल में ये भी एक प्रॉब्लम है एज। अगर आप किसी मैं एक ऐसे मशवरतन बात कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी वजह से आपको पता है कि इसकी बेसिक वजह इसका ओवरवेट होना है, देखिए जब आप पेशेंट को जब भी कहेंगे ना असल में आपके वजन की वजह से है, समझ गए, तो एक तो उसको कबूल करने में बहुत देर लगेगी, यार ये जब देखो वजन के अलावा भी कोई और प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। सही है सर। तो क्या करने जोड़ों का दर्द? जोड़ों का दर्द पहले अब इनकी एज देखनी पड़ेगी, एज क्या है, प्रोफेशन क्या है। जोड़ों के दर्द में देखिए बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, और जैसे सलमान भाई ने बताया कि एक फैक्टर होता है कि एज लिमिट अगर क्रॉस करते हैं तो कुदरती तौर पे हमारे जिस्मानी अंदरूनी हड्डियों में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जोड़ों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। जैसे आप 50 ईयर्स या 45 ईयर्स स्पेशली क्रॉस कर रहे होते हैं तो उमूमी तौर पे आपको जोड़ों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है। फिर आप इससे और ऊपर चले जाते हैं तो हड्डियों में एक कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जिसको आप कहते हैं हड्डियों का भुरभुरापन आ जाता है, तो उसकी वजह से भी हड्डियों में और जोड़ों में तकलीफ़ हो जाती है। फिर और दूसरी, जैसे हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, यूरिक एसिड के हवाले से बात कर रहे थे, तो उससे भी जोड़ों में तकलीफ़ हो जाती है। फिर बच्चों में अगर आप आते हैं तो जुवेनाइल आर्थराइटिस वगैरह होता है, बच्चों में
में भी ये होता है कि ऑस्टियोमलेशिया होता है, यानी कि हड्डियों में कमज़ोरी पैदा होती है, उससे भी हड्डियों में तकलीफ़ होती है। तो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं एज फैक्टर के हिसाब से, जिसकी वजह से जो जोड़ों में तकलीफ़ हो जाती है। यानी एज भी आपको इफ़ेक्ट करती है, वेट भी आपको इफ़ेक्ट करता है, आपकी बद परहेज़ी भी आपको इफ़ेक्ट करती है, आपका गैर मोहतात होना भी आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है, बीमारी को सीरियस ना लेना भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सम टाइम ये होता है कि आपको कोई अल्लाह ना करे डिजीज़ हुई, कोई बीमारी हुई, आपको जिस वक्त इसको फ़ौरन इलाज कर लेना चाहिए, आपने उस वक्त इमीडिएट उसको इलाज नहीं किया और आपने उसको मतलब कि चलने दिया। अब नतीजा ये निकलता है कि ये जगह पकड़ लेती है बीमारी। सम टाइम ये होता है कि बीमारी को बहुत ही इब्तदाई मराहिल में अगर पकड़ लिया जाए तो उसको जड़ से उखाड़ा जा सकता है। सम टाइम बीमारी जड़ पकड़ लेती है और अंदर तक चली जाती है, जिस्म में हड्डियों में तक चली जाती है। इसलिए मैं आपको तसल्ली की एक बात बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा होता है तो फिर लगकर इलाज करना पड़ता है। आप जो वो हकीम से इलाज कराएं या आप एलोपैथिक से इलाज कराएं या होम्योपैथिक से इलाज कराएं, जो भी शरअन जिस इलाज करने की इजाज़त है अब वो इलाज कराएं। इलाज बिल ग़िज़ा को मैं कल से भी कह रहा हूँ कि इलाज बिल ग़िज़ा को लाजमी तौर पर लें कि ग़िज़ा के ज़रिए क्या क्या इलाज हो सकता है। ये बेसिकली ये इलाज बिल ग़िज़ा जो है ना, ये हर डॉक्टर नहीं बताता, ये भी मैं आपको बता दूँ डॉक्टर साहब, राइट है, ये हर डॉक्टर नहीं बताता, ये भी एक फील्ड है इलाज बिल ग़िज़ा के ताल्लुक से, जो आपको ग़िज़ाई तौर पर ग़िज़ाइयत के साथ आपको बताते हैं क्या फ़लाँ चीज़ें करें तो इंशाल्लाह आपको ये फ़लाँ चीज़ें, जैसे कि कोई विटामिन डी की कमी होती है तो उम्मूमन हमारे विटामिन डी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, विटामिन डी की कोई भी मेडिसिन दे दी जाती है। लेकिन ये भी होता है कि आप फ़लाँ ग़िज़ा इस्तेमाल करें, इस पर विटामिन डी काफ़ी है। या कोई आपको कहेगा भाई सूरज की रोशनी ले लिया कर, इस पर विटामिन डी काफ़ी है। सूरज की सुबह की सूरज की जो रोशनी है, ये धूप से मिलती है, धूप से जो मिलती है, ये ठीक ठाक विटामिन डी अपने अंदर लेकर आती है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अल्लाह पाक मोहताजी से भी बचाए, अपनी ज़ात के किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह पाक परहेज़ मतलब कि इबादत का भी और इबादत की नीयत से, कि इबादत पर क़ुव्वत पाने के लिए सेहतमंद रहने की नीयत से आप बिल्कुल अपने उसको रहें। अल्लाह पाक हमारे हाल ज़ात पर रहम फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला कल फिर एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। आपकी कॉल्स आप करते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी जो भी कॉल्स आएंगी या आई हुई होंगी, हम कल हमारा मौजू कोई भी हो, हम आपकी जनरल कॉल्स भी लेने की सोच रखते हैं।